बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़िम जोकियो कत्ल केस के हवाले से। तो नाज़िम जोकियो कत्ल केस में प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के लिए आईजी खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर ने बराह रास्त चालान जमा कराकर सिंध क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि केस की तफ्तीशी अफसर सिराज लशारी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में चालान पेश किया था, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया था। बराह रास्त चालान जमा कराना सर्विस एक्ट 2009 की खिलाफ वर्जी है। खत में मजीद कहा गया कि केस का तफ्तीशी अफसर ताहाल गायब है, ना ही चालान में मौजूद खामियों को दूर किया गया, लिहाजा सिराज लाशारी की जगह किसी काबिल अफसर को तफ्तीशी अफसर तैनात किया जाए। मौसर तफ्तीश के लिए पुलिस चीफ का बड़ा इकदाम, तफ्तीशी अफसरान की दर्जाबंदी कर दी। अब एक अफसर एक ही नौयत के मुकदमात की तफ्तीश करेगा। हाई प्रोफाइल केसेस को 9 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। SHOs हर वाक़े की CCTV हासिल करने का पाबंद होगा। फुटेज को फोरेंसिक के बाद पीस ऑफ एविडेंस बनाया जाएगा। गुलाम नबी मेमन कहते हैं थानों को वसी करना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कराची में सेपरेट है, तो उसको मज़ीद फंक्शनल बेसिस पे करने के लिए हमने ये किया कि आज हमने अगर किसी को इन्वेस्टिगेशन दी है मर्डर की, तो वो इन्वेस्टिगेटर कंटिन्यूसली मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा। इसी तरह से हमने 9 कैटेगरी ऑफ क्राइम जो हाई प्रोफाइल क्राइम्स हैं उसको हमने कैटेगराइज किया। फर्स्ट स्टेज पे, फर्स्ट फेज़ पे हम 5 कैटेगरी, जिसमें मर्डर है, रॉबरी विथ मर्डर है, तो ये तकरीबन कोई राउंड अबाउट पहले हमने इसको वर्कआउट किया था, उसकी तादाद कोई तकरीबन 80 के करीब बन रही थी, लेकिन अभी क्योंकि ये थाना वाइज है तो हम चाहते हैं कि लोड कम से कम पड़े, ये अच्छी इन्वेस्टिगेशन करें और यही क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं जो उनको असाइन किया गया है। तो आज उसकी लिस्ट फाइनल हो जाएगी और हम प्रोसिक्यूटर जनरल को भेज रहे हैं और हम उनको बताएंगे कि इन 5 कैटेगरी ऑफ क्राइम में हमारे यही इन्वेस्टिगेटर होंगे और यही करते रहेंगे। तो उसमें ये होता है कि जो बंदा कंटिन्यूसली एक क्राइम पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो आज अगर उसने किसी की कोई प्रोसीजरल गलती की है तो नेचुरली उसको फिर अगले केस में वो गलती नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि जो दुनिया का स्टैंडर्ड है, जो हमारे अभी पुलिस रिफॉर्म कमेटी बनी है जिसने चैप्टर 4 में ये अर्बन पुलिसिंग में रिकमेंडेशन की है, हम उसको इम्प्लीमेंट करें। उसमें क्या उन्होंने बताया कि भी थाने की साइज़ बड़ी होनी चाहिए और पुलिस फंक्शनल बेसिस पे काम करें। तो एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं कि अभी जो हमारे वो पुलिस स्टेशन जिनको हम छोटे हैं उनको हमने बड़ा कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद, बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख में पहली बार 182 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 182 रुपये 15 पैसे पर पहुँच गया है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर रुपया अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जिसके बायस तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। 3 हफ्तों में इंटरबैंक में डॉलर अब तक 4 रुपये 65 पैसे महंगा हो चुका है, जिसकी अहम वजूहात में बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की वापसी है। शहर कायद में मारूफ ब्रांडेड कंपनियों का तेल और घी सस्ता ना हो सका, जबकि 1 माह के दौरान खुला तेल 30 रुपये फी लीटर तक महंगा हो गया है। मारूफ ब्रांडेड कंपनियों का फी लीटर तेल 494 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब खुला तेल भी 30 रुपये महंगा होने के बाद 430 रुपये तक पहुंच गया है। ताजरों के मुताबिक दर्जा दोयम तेल और घी बनाने वाली कंपनियों ने कीमत में 30 रुपये तक कमी की है। तेल और घी महंगा होने के नतीजे में शहरियों का खरीदारी का रुझान कम हुआ है। रमज़ान की आमद है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल रमज़ान पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। यूटिलिटीज़ राय के मुताबिक ECC ने रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी है। मज़ीद तफला जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है। बसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, रमज़ान मुबारक में कुछ ही दिन बाकी रह गए, ताहम हुकूमत की जानिब से ताहाल जो है वो रमज़ान पैकेज का ऐलान नहीं किया गया है। यूटिलिटी स्टोर जो ज़रा है उनका बताना यह है कि ECC ने जो है वो रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी है और बताया जा रहा है कि किन किन आइटम्स पर फ़ी किलो पर जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, उसका फ़ैसला आज मुतवक्का है। यूटिलिटी ज़राए का बताना है कि जो रमज़ान पैकेज दिया जाएगा जिसकी मंजूरी दी गई है वो तकरीबन 8 अरब 28 करोड़ रुपए
की जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। मुख्तलिफ जो अशिया हैं और बताया जा रहा है यूटिलिटी स्टोर जो ज़राए उनके मुताबिक 19 आइटम जो होंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर उनमें सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें बेसन है, आटा है, चीनी है, मशरूबात है, मसाला जात है, दूध है, इन समेत जो है वो 19 अशिया हैं उन पर जो है वो सब्सिडी दी जाएगी रमज़ान पैकेज के दौरान। और इसके साथ साथ जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर हम बात करें सूरत हाल की, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पे चीनी भी मौजूद नहीं है और आटा भी मौजूद नहीं है। ताहम रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में जिस तरीके से महंगाई उरूज पर पहुँच जाती है, तो शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर रमज़ान पैकेज का ऐलान करे ताकि उन्हें रमज़ान मुबारक में सस्ती अशिया बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। हफ्ते के आगाज़ पर सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। टमाटर और भिंडी की कीमत में इजाफा हो गया, जबकि सरकारी कीमतों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक रसद कम होने और तलब बढ़ने की सबब टमाटर की कीमतों में इजाफा हो गया। इलाकाई बाज़ारों में टमाटर 20 रुपये इजाफे से 100 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया। दूसरी जानब भिंडी की सप्लाई कम होने के नतीजे में शहर में भिंडी 60 रुपये महंगी हो गई। तमाम इकसाम की मिर्चें 240 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही हैं। शहर में प्याज आलू की पैदावार अच्छी होने और तलब से ज़्यादा रसद होने के नतीजे में प्याज आलू 35 रुपये से 40 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि शलजम, चकंदर, पालक, खीरा, फूल और बंद गोभी 80 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। KDA ने सरजानी टाउन स्कीम 41 को कब्जा माफिया से साफ करने का प्लान तैयार कर लिया। KDA ने अवाम से अपील की है कि सरजानी में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से एहतियात करें। KDA की तरफ से सरजानी टाउन स्कीम 41 के कब्जा माफिया की फहरिस्त जारी कर दी गई। स्कीम 41 में छोटे बड़े 24 कब्जा माफिया ग्रुप काम कर रहे हैं। सैफुल मरी गोट सेक्टर 8, गुलशन बिलाल सेक्टर, गुलशन इलाही और ब्रोही गोट सेक्टर में सरकारी मुलाजमीन सरकारी ज़मीन माफिया के कब्जे में है, और दिल मुराद गोट सेक्टर 3, बिस्मिल्ला टाउन सेक्टर, रहीम गोट सेक्टर, राजपूत और जैलानी टाउन स्कीम 6 समेत कई हिस्सों की अराजी पर भी कब्जा माफिया का राज है। KDA हुकाम के मुताबिक कब्जा माफिया के कानिंदों ने मार्केटिंग ऑफिस बनाकर प्लाटों की खरीदो फरोख्त जारी रखी हुई है। KDA ने आवाम से अपील की है कि सरजानी टाउन स्कीम 41 के इन सेक्टर्स में प्लाटों को खरीदो फरोख्त न करें। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन को 3 रोज़ की बंदिश के बाद गैस की तरसील बहाल कर दी गई है। सनतों और कैप्टो पावर को भी गैस की तरसील 24 घंटों की बंदिश के बाद बहाल हो गई है। सनतों और कैप्टो पावर को इतवार सुबह 8 बजे गैस की सप्लाई बंद की गई थी। सुई गैस हुकाम के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी पर CNG सेक्टर और दीगर को बंद किया गया था। घरेलू सार्फिन को गैस की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। मुल्की गैस सेक्टर के लिए अच्छी खबर आ गई है। माड़ी गैस फील्ड से 20 MMFD गैस बरामद हुई है। गैस की तरसील सुई नॉर्दर्न को की जाएगी। माड़ी पेट्रोलियम फील्ड से गैस दरियाफ्त हो गई है। गैस फील्ड ग्रोबी ज़खायर चीपू कंपार्टमेंट से बरामद हुई है। इब्तदाई तौर पर 20 MMCFD गैस सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को फ्राहम की जाएगी। माड़ी पेट्रोलियम की मुताबिक गैस की तरसील सच्चल गैस प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स से की जाएगी। कंपनी इंतजामिया के मुताबिक माड़ी पेट्रोलियम की 25 किलोमीटर तवील नई पाइपलाइन से गैस की तरसील की जाएगी। माड़ी पेट्रोलियम ने स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया को आगाह कर दिया। ज़िला आमेर की UC 13 भटाई आबाद के सेक्रेटरी गुलाम सरवर का तबादला करके गार्डन ईस्ट UC 15 तैनात कर दिया गया। तैनाती होते ही गुलाम सरवर की किस्मत चमक उठी है और इन्हीं UC 17 पाकिस्तान क्वार्टर्स के सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है, जबकि मनीर अहमद को सेक्रेटरी UC 13 भटाई आबाद ज़िला मलीर तैनात किया गया है। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने तैनाती के अहकाम जारी कर दिए हैं। शहर कायद के मौसम के बारे में आपको बताएं तो गुज़िश्ता 3 रोज़ से शहर में जारी शदीद गर्मी का जोर टूट गया। समंदरी हवाओं का आगाज़ हो गया है, लेकिन मौसम का हाल बताने वालों ने शहर में शदीद गर्मी की एक और लहर की पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 30 मार्च से 1 अप्रैल तक दिन के औकात में पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ये आज और कल इसमें 2 दिन का एक तरह से कदरे रिलीफ है। उसकी वजह ये है कि वो जो ड्राई विंड्स थी वो आगे पास ऑन कर गई। वो जो एक अपर एयर में समझ लें कि सिंकिंग ऑफ एयर थी वो हमारे एरिया से अब ईस्टर्न सेंट्रल या ईस्टर्न सिंध पे या कराची पे से उसका असर ख़त्म है, इसलिए सी ब्रीज़ को कदरे मौका मिला है। चल रही है सी ब्रीज़, तो उसकी वजह से टेम्परेचर 35 या 36 इस रेंज में रहना चाहिए आज भी और कल भी। लेकिन परसों से 30 मार्च फिर 31 मार्च और 1 अप्रैल ख़ासकर जो 3 दिन होंगे दोबारा से गर्म होंगे, शदीद गर्म। उसमें दोबारा टेम्परेचर 40 या 40 से ऊपर जा सकता है एक आध दिन, ख़ासकर उसको 31 और 1 को।
یہ امکان رہے گا. اس کی وجہ دوبارہ یہ ہوگی کہ وہ جو ڈرائی ونڈز ہیں ان کا اصل میں فلو آ جائے گا کراچی کی طرف. ہارٹ اور ڈیزرٹ ایریا جو بلوچستان کے ہیں اور افغانستان کے اوپر جو ایک ہائی پریشر کی رج ہوتی ہے وہ 2 دن کے لیے تو شفٹ کیا, لیکن اس کے پیچھے ایک اور آ جائے گی, تو اس کی وجہ سے اگین ڈرائی ونڈز آئیں گی تو ان کے نتیجے میں گرمی بڑھ جائے گی. وہ 3 دن پھر دوبارہ سے گرم ہوں گے. سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ 2013 میں بھرتیوں کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں نیب نے 412 ملازمین کی بابت SLGB سے رپورٹ طلب کر لی ہے. 2013 میں بھرتیوں سے متعلق نیب کی جانب سے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. ریکارڈ فوری طور پر نیب آفس کراچی میں جمع کروانے کا حکم دیا گیا, جس کے تحت بھرتی کیے گئے ملازمین کا مکمل دستاویزات کے بعد تجزیہ کیا جائے گا کہ وہ قانونی تقاضوں کے مطابق بھرتی ہوئی یا غیر قانونی طور پر بھرتے ہوئے. وزیر اطلاع سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے خلاف 3 مہینوں سے سازش ہو رہی ہے تو وہ خاموش کیوں رہے. اگر وزیر اعظم نے خاموشی اختیار کی تو ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. سعید غنی نے عمران خان کے وفا نہ ہونے والے وعدے یاد دلا دیے. ملک کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے اور اس نے کہا کہ مجھے 3 مہینوں سے پتا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے. 3 مہینوں سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر شخص فائز ہو, اسے 3 مہینے سے یہ پتا ہو کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, تو وہ خاموش کیوں رہا؟ اس نے اس سازش کو بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ اس نے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے قوم کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ وزیر اعظم سے اس بات پہ جواب طلبی ہونی چاہیے کہ وہ کون سی سازش تھی جو ملک کے خلاف ہو رہی تھی اور تم اس پہ چپ رہے ہو. وہ آدمی ہر تقریر میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسلام پڑھاتا ہے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. وہ آدمی جس نے خود ساری زندگی مذہبی احکامات کی دھجیاں اڑائی ہیں. مذہب نے جس کام سے منع کیا, عمران خان نے وہ کام ڈٹ کر کیا.